नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी के PCS एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं UPPSC का 2023 का पेपर है ये। और जैसा कि हम ये हमारा जो चल रहा है, हमारी जो सीरीज चल रही है, पार्ट 1 में हम 50 क्वेश्चन देखते हैं और सेकेंड पार्ट में भी हम 50 क्वेश्चन देखते हैं और थर्ड पार्ट में भी हम क्या करते हैं, 50 क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरीके से 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कौन सी सीरीज है? ए सीरीज है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग या सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं? ऑप्शन ए है संघराज्य क्षेत्र में भाग 8, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र भाग 10, ये है 8, ये है 10 और अधिकरण ये है आपका 11 और ये है आपका कितना, 10, 15 और 2 17। ठीक है, तो संघराज्य क्षेत्र दिया है भाग 8 में, अनुसूचित जाति और जनजाति वो दिया भाग 10 में, अधिकरण भाग 11 में और राजभाषा भाग 17 में। तो इसमें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा राइट होगा इसमें, बताइए। देखिए संघराज्य क्षेत्र जो है वो 8 में है, अनुसूचित जाति और जनजाति ये भाग 10 में है। ठीक है, अधिकरण जो है वो कितने में है? ये है 14 के में। ठीक है, तो ये गलत होगा, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, और यदि बात करें कि आर्टिकल की, तो ये जो संघराज्य क्षेत्र है ये कितने में आता है? आर्टिकल 239 से लेके कितने तक आता है? 42 तक आता है, 242 तक आता है। ठीक है, और यदि बात करें इसकी अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र की, ये कितने आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 244, 244 के दो हैं, 244 और 244, और 244 के। ठीक है, यदि बात करें अधिकरण की, ट्रिब्यूनल की, तो ये कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आता है 323 आर्टिकल के तहत, और इसमें दो हैं कै और ख। ठीक, और यदि बात करें राजभाषा की, तो ये कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आता है 343 और 343 से 351। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें संघराज्य क्षेत्र जो है ये, इसमें 2-3 हैं, जैसे कि संघ और उसका क्षेत्र, जैसे कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये किस में आता है? ये आता है पार्ट 1 में। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? जैसे कि आर्टिकल 1 से लेके 4 तक आता है। ठीक है, और एक होता है संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये कौन से पार्ट में आता है? ये आता है पार्ट 11 में। ठीक है, पार्ट 11 में आता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आता है 245 से लेके 263। ठीक है, अब देखिए संघ राज्य क्षेत्र एक हुआ पहला, दूसरा हुआ है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और तीसरा बात करें संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, तीनों ध्यान रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है?
देखिए ये मिलान करना है। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 338, इसमें दिए हैं मिलान करना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग और निर्वाचन आयोग। बताइए कौन सा राइट होगा। देखिए 324 जो है वो आता है निर्वाचन आयोग में, ठीक। लोक सेवा आयोग आता है 315 में। अनुच्छेद 280, 338 आता है आपका 338 अनुसूचित जाति आयोगों में, ठीक है। और वित्त आयोग जो आता है वो आता है तुम्हारा 280 में। वित्त आयोग जो आता है वो आता है 280 में। तो ए का 4 किस में है, एक में ही है। ए का 4 और बी का 3 और सी का 2 और डी का 1, ठीक है। अब देखते हैं अनुसूचित जाति आयोग के बारे में क्या है। देखिए इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष, और 3 सदस्य होते हैं, 3 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। 3 सदस्य होते हैं इसमें। कार्यकाल कितना होता है इसका, कार्यकाल जो होता है वो होता है 3 साल, ठीक है। और नियुक्ति जो होती है इसकी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वित्त आयोग, वित्त आयोग में क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। और यदि इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, वो हैं केसी नियोगी। और यदि दूसरे की बात करें, जैसे कि दूसरे हैं संथानम, फर्स्ट तो ये हो गए, सेकंड है के संथानम, ठीक है। यदि 13 की बात करें तो 13 में कौन है, केलकर। 14 में कौन है, वाई वी रेड्डी। 15 में एन के सिंह और 16 में अरविंद पनगड़िया, ठीक है। इनका कार्यकाल 2026 से स्टार्ट होगा, ठीक। अब बात करें लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है, लोक सेवा आयोग, इसकी जो स्थापना कब हुई है, स्थापना जो हुई है वो हुई है 1926 में। कौन से अधिनियम के द्वारा, वो हुई है 1919 के अधिनियम के द्वारा, ठीक। इसमें यूपीएससी का अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है, यूपीएससी संघ के अध्यक्ष और सदस्य की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, किसके द्वारा होती है, वो होती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक। प्रेजेंट में कितने सदस्य हैं इसमें, प्रेजेंट में 10 हैं, ठीक है। इसका जो कार्यकाल होता है, इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है,
6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो। ठीक है, चलिए अब जानते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में आता है, ये तो आपने देख ही लिया है। ठीक है, ये संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक संवैधानिक निकाय है। स्थापना कब हुई है इसकी? स्थापना हुई है इसकी 25 जनवरी 1950 को। ठीक, इनकी नियुक्ति जो होती है, अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, इसका भी कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल जो होता है वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो। ठीक, और जो यदि बात करें इसकी, तो ये किस पार्ट के अंतर्गत आता है? ये आता है पार्ट 12, नहीं, पार्ट 10 के अंतर्गत आता है। ठीक है, वित्त आयोग जो है ये किस में आता है? ये आता है पार्ट 12 में। ठीक है, पार्ट 12 में। लोक सेवा आयोग जो है ये आता है पार्ट कितने में आता है? 14 में। और निर्वाचन आयोग जो है ये कितने भाग में आता है? वो आता है भाग 15 में। ठीक, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जैसे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से पूछे, वित्त आयोग से पूछे, लोक सेवा आयोग से पूछे या निर्वाचन आयोग से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। ठीक है, फर्स्ट है प्रारूप समिति की नियुक्ति, सेकंड है भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया और भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, और फोर्थ है इसमें संविधान सभा की प्रथम बैठक। बताइए क्या होगा? इसमें होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, अंगीकृत अधिनियमित ये कब हुआ था? ये हुआ था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, प्रवृत्त होने की तिथि जो है वो है 26 जनवरी 1950। ये है 26 जनवरी 1950 में। ठीक, और प्रारूप समिति जो है ये है 29 अगस्त 1947 में। ठीक, ये जो प्रारूप समिति है इसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, कौन कौन से थे? चलिए थोड़ा नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस भी है। देखिए, एक तो थे अंबेडकर, अध्यक्ष थे, पहले थे अंबेडकर, ये अध्यक्ष भी थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष। सेकंड कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फोर्थ कौन थे? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। ठीक, फिफ्थ कौन थे? पांचवें कौन थे? वो थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक, छठे कौन थे? माधवराव, माधवराव। और साथ में कौन थे?
डीपी खेतान, डीपी खेतान। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कथन कारण दिए हैं। कथन है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। और कारण है इसमें, राष्ट्रपति को उस राज्य का विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन वही है इसमें, दोनों सही हैं, व्याख्या भी करता है। दोनों सही हैं पर व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सत्य है परंतु आर गलत है, और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। कौन सा सही होगा? किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है, सही है। और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं, ये ठीक है। राष्ट्रपति उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल नहीं, व्याख्या सही नहीं है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या होता है? संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक प्रधान होता है। भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। पति में निहित होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में कथन बताना। कौन सा कथन सही है? पहला है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। सेकंड है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। ऑप्शन है ए केवल 1, सेकंड है केवल 2, सी है दोनों सही, और डी है दोनों में से कोई सही नहीं। कौन सा सही होगा? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं, ये सही है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते, नहीं मान्य होते हैं, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? केवल 1, ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए उपराष्ट्रपति के बारे में जानते हैं थोड़ा। ये जो उपराष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से ग्रहण किया गया है? ये यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया है। यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया है।
किया गया है। ठीक है। उपराष्ट्रपति को पदेन सभापति के रूप में भी जाना जाता है, पदेन सभापति। ठीक। और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी है उर्मिला सिंह, ऑप्शन सी है मीरा कुमार, ऑप्शन डी है सुषमा स्वराज। कौन सा राइट होगा? इसमें होगा आपका मीरा कुमार, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है। कौन सी लोकसभा की हैं ये? यदि लोकसभा की बात करें तो ये 15वीं थी, 15वीं लोकसभा की महिला स्पीकर थी, प्रथम महिला स्पीकर। ठीक है। और कब से कब तक थी? ये थी 2009 से 2014 तक। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची और विषय सही सुमेलित नहीं है? कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? देखते हैं कौन कौन से हैं। तीसरी अनुसूची में कह रहे हैं शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप, 8वीं अनुसूची में भाषाएं, 9वीं अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। कौन सा राइट होगा? देखिए, तीसरी अनुसूची में जो है ये शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप है। ठीक है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं, ये भी ठीक है। 9वीं अनुसूची में स्थानों का आवंटन, नहीं, ये गलत होगा। और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। तो ये 9वीं अनुसूची ये जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है अनुसूची किस में है? अनुसूची 4 में है। ठीक है। और 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में है संपत्ति अधिग्रहण, संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है। ठीक है। और इसको प्रथम अधिनियम के द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। और जो इसके विषय हैं 9वीं अनुसूची के, उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जो इसमें विषय हैं 9वीं अनुसूची से संबंधित, उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 20। कौन सा राइट होगा? इसमें होगा ऑप्शन, कौन सा राइट होगा? 5, 10, 15, 20। तो इसमें होगा आपका 15 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रपति संसद का भाग है और कारण है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता।
ऑप्शन वही है, दोनों सही है, व्याख्या इसमें चेंज कर दिया, व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी है दोनों सही हैं पर व्याख्या करता है। ऑप्शन सी है ए सत्य है परंतु आर गलत है। और डी ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सत्य है। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, राष्ट्रपति संसद का भाग होता है लेकिन संसद में बैठता नहीं है, ठीक है। और संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदन कौन कौन से? एक तो लोकसभा और प्लस एक राज्यसभा, और इसमें एक प्रेसिडेंट, 3 होते हैं, ठीक है। लेकिन ये 2 सदनों की बात कर रहा तो वो लोकसभा और राज्यसभा होंगे, ठीक है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। इसकी व्याख्या देखते हैं। कथन तो दोनों सही हैं, राष्ट्रपति संसद का भाग भी है और दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये इसमें व्याख्या नहीं करेगा इसकी। तो ऑप्शन राष्ट्रपति संसद का भाग है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित, नहीं, व्याख्या करेगा, तो ऑप्शन बी होगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है संघ वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। और सेकंड है यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए है केवल 2, ऑप्शन बी है दोनों सही, ऑप्शन सी है केवल 1, ऑप्शन डी है दोनों में से कोई नहीं। कौन सा राइट होगा? देखिए, इसमें अभी हमने पीछे बात करी थी वित्त आयोग की, तो उसमें हमने कितना बताया था? एक अध्यक्ष बताया था और 4 अन्य सदस्य बताए थे, यानी कि टोटल 5 सदस्य थे, अन्य सदस्य, ठीक। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, 6 सदस्य बोल रहा है और प्लस एक अध्यक्ष, ठीक। अब ये सेकंड कह रहा है यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, नहीं, किसको करता है? संसद को, ठीक। तो इसमें कौन सा राइट होगा? इसमें होगा डी ऑप्शन राइट, दोनों में से कोई नहीं। चलिए जानते हैं नीति आयोग के बारे में कुछ। नीति आयोग पहले योजना आयोग था, फिर उसके बाद नीति आयोग बना है, ठीक है। इसी को वो करके, जैसे कि नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछ लेता है, नीति की, तो क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग को कब समाप्त किया गया था? जब इसको योजना आयोग, ये किया गया था 15 अगस्त 2014 को समाप्त किया गया था योजना आयोग, ठीक। ये संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक नहीं है, ठीक। अब नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1 जनवरी 2019 को, नहीं 19 नहीं 15 होगा, 2015 को हुई थी, ठीक है। और ये दोनों के लिए कार्य करता है, जैसे कि केंद्र के लिए भी करता है और प्लस राज्य के लिए भी करता है, ठीक। और यदि इसको हिंदी में बात करें तो क्या कहेंगे? नेशनल, इसको कहेंगे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है, नीचे सुप्रीम कोर्ट को यानी कि उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। क्या है? फर्स्ट है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रिट, जो भी मूल अधिकार को लागू करने के लिए समुचित हो, उस रिट का प्रयोग कर सकती है। सेकंड है, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। उत्तर बताना कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल दोनों सही, बी है केवल 1, सी है केवल 2 और डी है दोनों में से कोई नहीं। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 72 और ये आर्टिकल हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करते हैं। ठीक, क्या राइट होगा इसमें? ये भी 5 प्रकार के रिट जारी करता है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण 1, परमादेश 2, प्रतिषेध 3, अधिकार परीक्षा 4, उत्प्रेषण 5। ठीक है, 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है। ये सुप्रीम कोर्ट जो करता है फंडामेंटल राइट्स को ही करता है, और जबकि ये जो करता है हाई कोर्ट फंडामेंटल को, ये सारे उद्देश्यों को लेकर करता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट ये सब DPSP ये सारी चीज़ों को लेकर करता है। ठीक है, कौन सा राइट होगा इसमें? तो इसमें होगा केवल 1, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, सही कथन बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन फर्स्ट है, महान न्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो यानी कि योग्य हो। ठीक, महान न्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है जैसे। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है दोनों सही, ऑप्शन डी है दोनों में से कोई नहीं। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा ऑप्शन फर्स्ट राइट। ठीक, चलिए जानते हैं थोड़ा सा इसके अटॉर्नी जनरल के बारे में, महान न्यायवादी के बारे में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ये महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल? ये आता है आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। ठीक, दूसरा, योग्यता सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की होनी चाहिए, जैसे कि ये ऑप्शन दिया है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो नियुक्ति के लिए अर्हित हो यानी कि योग्य हो। नियुक्ति कौन करता है इसकी? नियुक्ति जो करता है वो करता है राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, उच्च विधि अधिकारी होता है ये, उच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है, भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देता है। भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देता है, मामलों में सलाह देता है। ठीक है, और यदि भाग की बात करें तो किस भाग में आता है ये? पार्ट 5 में आता है यानी कि केंद्र में। और यदि राज्य की बात करें तो वो राज्य वाला जो आएगा वो आएगा पार्ट 6 में। ठीक है, पार्ट 6 में आएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए फर्स्ट है, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकते। सेकंड है, एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है, ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है दोनों सही और डी है दोनों में से कोई सही नहीं। कौन सा राइट होगा। तो इसमें होगा ऑप्शन सी राइट। ठीक, विधान परिषद की स्थापना कब हुई है। यदि इसकी स्थापना की बात करें तो वो हुई है, स्थापना और समाप्ति, जो विधान परिषद है उसकी स्थापना और समाप्ति जो होती है किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। समाप्ति जो होती है वो 169 के तहत होती है। इसको हम उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक है, उच्च सदन। ठीक है, विधानसभा जो होती है वो निम्न सदन, विधानसभा निम्न सदन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है, राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं। सेकंड है, लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है दोनों सही, ऑप्शन डी है दोनों में से कोई सही नहीं। कौन सा राइट होगा। इसमें होगा ऑप्शन सी राइट, यानी कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। राज्यसभा में हमारी उत्तर प्रदेश में वो हैं 31। ठीक, और जो लोकसभा में है वो कितनी है, लोकसभा में है तो हमारी 80 सीट। यदि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए होती है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कम से कम 25 साल। ठीक, और राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 30 साल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जाता है। सेकंड है, संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों का विनियमित करने का अधिकार होता है। ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है दोनों सही, ऑप्शन डी है दोनों में से कोई सही नहीं। कौन सा राइट होगा। इसमें दोनों राइट होंगे। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ग्राम सभा के बारे में और सत्य नहीं बताना है, सत्य नहीं है। ए है, इसकी कार्य शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे कि राज्य व्यवस्थापिका स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, राज्य स्तर पर होते हैं। सेकंड है, बी है, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। सी है, यह ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। और डी है, ए और सी दोनों राइट। कौन सा होगा।
इसका जो शक्तियों का निर्धारण हो केंद्र सरकार के द्वारा नहीं होता, यही गलत होगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। इसको हम ग्राम सभा को कॉरपोरेट निकाय भी कहते हैं, कॉरपोरेट निकाय या स्थायी निकाय भी कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं इसको हम सबसे बड़ा निकाय, ये सबसे बड़ी निकाय है, सबसे बड़ा निकाय है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं ये? आर्टिकल 243 बी के तहत, 243 बी के तहत आती हैं। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष होता है, यदि हम अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन होता है इसका? ग्राम पंचायत का सरपंच होता है, ग्राम पंचायत का सरपंच होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है। ऑप्शन ए है राज्य व्यवस्थापिका, सेकंड है बी है राज्य निर्वाचन आयोग, सी है भारत का निर्वाचन आयोग और डी है पंचायती राज आयोग। कौन सा राइट होगा? इसमें होगा आपका बी ऑप्शन राइट। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए फर्स्ट है पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। सेकंड है राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 2 और सी है दोनों सही और डी है दोनों में से कोई सही नहीं। कौन सा राइट होगा? देखिए पंचायती राज ये अशोक मेहता समिति है, किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। एक पॉइंट हमारा ये हो गया। सेकंड है ये कब आई थी? ये आई थी 1977 में, सेकंड ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ा जाए वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे देखिए अब इसमें क्या होता है, पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड है राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। ऑप्शन ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सेकंड है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को और सी ऑप्शन है राष्ट्रपति को और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री को। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए भारत का मुख्य न्यायाधीश तो होगा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश भी नहीं होगा, प्रधानमंत्री भी नहीं होगा, तो इसमें कौन सा राइट होगा इसमें? तो वो होगा सी ऑप्शन राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, दोहरे दंड की धारा और यातना के विरुद्ध निषेध और डी है कायोत्तर विधि। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा
सी राइट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? इसको कहते हैं डीपीएसपी शॉर्ट में, और इसको कहते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटी, एफडी। ठीक है, ऑप्शन ए है अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं। सेकंड है पर्यावरण का संरक्षण, और सी है उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, और डी है समान नागरिक संहिता। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए ये आता है आर्टिकल 21A के तहत। ठीक, पर्यावरण संरक्षण यदि बात करें डीपीएसपी की, फंडामेंटल ड्यूटी की, तो किस में आता है? आर्टिकल 51A का जी। ठीक, यदि इंडस्ट्री वाले की बात करें, उद्योगों में प्रबंध कर्मकारों को भाग लेना, ये किस में आता है? ये आता है आर्टिकल 43A में। आर्टिकल 43A में यदि इसमें डीपीएसपी ये है फंडामेंटल ड्यूटी का, और डीपीएसपी की बात करें तो ये है आर्टिकल 48A। ठीक, और समान नागरिक संहिता किस में है? आर्टिकल, ये दोनों में देखिए, अब ये डीपी फंडामेंटल ड्यूटी भी है और डीपीएसपी भी है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व भी है, तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। और जो समान नागरिक संहिता, ये आर्टिकल किस में है? आर्टिकल ये होगा 44 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है, और सेकंड है इसमें दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। ऑप्शन वही है, केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कौन सा राइट होगा? देखिए इसमें क्या किया है, ये अनुच्छेद दिया है, लेकिन यहाँ पे जो 109 आर्टिकल है ये नहीं दिया है हिंदी में। ठीक है, 169, ये भी ध्यान, 109, 69 नहीं, 109 आर्टिकल। ठीक, तो ये है अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है, 109 में नहीं। ये किस में है? ये है आपका आर्टिकल 108 में है। ठीक है, ये 9 में नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, ये सही है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम क्या है? ऑप्शन ए है, ये क्वेश्चन हमने पहले करा चुके हैं, पिछला रिपीट क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए है यूनानी शक कुषाण, बी है यूनानी कुषाण शक, सी है शक यूनानी कुषाण, और डी है शक कुषाण यूनानी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? देखिए पहले कौन आए थे? पहले आए थे यूनानी, फिर आए थे शक, फिर आए थे पहलव, फिर आए थे कुषाण। ठीक, इस तरीके से यूनानी, दूसरे पे शक, तीसरे पे पहलव, चौथे पे कुषाण, ये इस तरीके से क्रम है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है मिलिंद पन्नाहो, राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में वह भिक्षु थे। ऑप्शन ए है नागार्जुन, ऑप्शन बी है नागभट्ट और ऑप्शन सी है नागसेन और ऑप्शन डी है कुमारिल भट्ट। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? मिलिंद पन्नाहो बुद्ध भिक्षु के संबंध संवाद के रूप में है, तो वो है नागसेन। ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? ऑप्शन ए है 180 अध्याय 8 खंड, ऑप्शन बी है 100 अध्याय 5 खंड, ऑप्शन सी है 80 अध्याय 7 खंड, ऑप्शन डी है 60 अध्याय 8 खंड। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें थे 120 अध्याय और 8 खंड। ठीक, तो ऑप्शन क्या राइट होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी था? ऑप्शन ए है समाचार पहुंचाने वाला दूत, ऑप्शन बी है जंगलों का प्रधान अधिकारी, ऑप्शन सी है जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी, ऑप्शन डी है राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका भागदू, राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी। ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ दिए पुरातात्विक स्थल और दूसरी तरफ दिए स्थान। ठीक है, नेवासा राजस्थान, ईशमपुर तमिलनाडु, डिडवाना महाराष्ट्र और गुडियाम गुफा कर्नाटक। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए नेवासा कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। ठीक, ईशमपुर कहाँ है? कर्नाटक में। डिडवाना है आपका राजस्थान में, और यदि बात करें गुडियाम गुफा की तो ये है आपका तमिलनाडु में। ठीक, कौन सा राइट होगा? ए का 3 बी का 4। ए का 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। बी का 4 इसमें ही है, इसमें भी है। ठीक, ठीक है। सी का फर्स्ट इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो कौन सा? ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है आलमगीरपुरम, ऑप्शन सी है राखीगढ़ी, ऑप्शन डी है मांडा। कौन सा राइट होगा? देखिए आलमगीरपुर कहाँ है? ये है मेरठ में। और मांडा कहाँ है? ये है आपका जम्मू कश्मीर में। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक, राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। हड़प्पा जो है वो है रावी नदी पे, रावी नदी। ये यदि आलमगीर की बात करें तो ये है हिंडन पे। ठीक, मांडा है आपका चेनाब पे। और राखीगढ़ी कहाँ पे है? राखीगढ़ी कौन सी नदी पर है? तो ये है आपका सरस्वती पे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पुराणों के संदर्भ में बताना कौन सा सही है। ऑप्शन ए है विष्णु पुराण, ऑप्शन फर्स्ट है विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। सेकंड है वायु पुराण, गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है दोनों सही, ऑप्शन डी है दोनों में से कोई सही नहीं। क्या राइट होगा इसमें?
विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ठीक बात है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन दिए हैं और प्रचारक दिए हैं, सुमेलित करना है। सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है विशेषिका पतंजलि, बी है मीमांसा कणद, न्याय गौतम, और डी है उत्तर मीमांसा कपिल। कौन सा राइट होगा इसमें? सही सुमेलित बताना, ध्यान रखना है। देखिए न्याय का गौतम है, सी ऑप्शन राइट होगा। वैशेषिक का क्या है? उलूक कणाद है। वैशेषिक का क्या है? उलूक कणाद, उलूक कणाद, ठीक। मीमांसा या पूर्व मीमांसा की बात करें तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, ठीक है। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा में कौन है? जैमिनी, ठीक। और न्याय की बात करें तो वो गौतम हो गया। उत्तर मीमांसा की बात करें तो उत्तर मीमांसा या वेदांत मीमांसा, ठीक है। इसमें है बादरायण, इसमें कौन सा है? वादरायण, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन फर्स्ट है 1611 में जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत आया। सेकंड है वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी दोनों सही, ऑप्शन डी है दोनों में से कोई सही नहीं। कौन सा राइट होगा इसमें? 1611 में जेम्स दूत के रूप में भारत आया, नहीं। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, नहीं, ये भी गलत। दोनों ऑप्शन गलत होंगे, ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है खरीदादार कौन था। ऑप्शन ए है फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, सेकंड है बी है शाही महल का प्रधान संरक्षक, और सी है परगना का प्रमुख अफसर, और डी है अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था। कौन सा राइट होगा इसमें? खरीदादार जो होते थे कौन होते थे? तो वो जो फरमान होते हैं, फरमानों को भेजने वाले अधिकारी होते थे। ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है, मिलान करना है, ठीक है। पुस्तक दी हैं और विषय दिए हैं, जैसे कि मिरात सिकंदरी, बुरहान ए मासिर, और सी है रियाज उस सलातिन, और डी है रियाज उल इंसा। बंगाल का इतिहास, बहमनी के अहमदनगर का इतिहास, और थर्ड है महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह, और डी है गुजरात विजय। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए मिरात सिकंदरी है तुम्हारा गुजरात विजय, ठीक। यदि बात करें बुरहान ए मासिर, ये है बहमनी के इतिहास का, बहमनी के अहमदनगर का इतिहास, ठीक है। और ये रियाज उस सलातिन किस में है? ये है आपका बंगाल का इतिहास, ठीक है। रियाज उल इंसा किस में है? वो है थर्ड में, यानी कि महमूद गवाह का अकेला ही बचा है ये, गुजरात विजय और रियाजुल, ठीक है। कौन सा राइट होगा? ए का 4 लगाया हमने, बी का 2 लगाया,
बी का 2, सी का फर्स्ट, ए का 4, बी का 2, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। ए ऑप्शन में है तो ए ऑप्शन ही लगाएंगे, बाकी ऑप्शन नहीं देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश रजिया के पिता, बी है शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी, और सी है हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, और ऑप्शन डी है गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए ये है ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी दो थी, कौन कौन थी? एक थी मलिका ए जहां, मलिका ए जहां जो इसकी पुत्री भी थी, पुत्री से ही शादी किया था, ठीक है, पुत्री और पत्नी, ठीक। दूसरी कौन थी? मेहरू, दूसरी का नाम था मेहरू, ठीक है। अल्प खान की बहन थी ये, मेहरू जो थी अल्प खान की बहन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार करना है, उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। फर्स्ट है बालाजी विश्वनाथ, सेकंड है बाजीराव फर्स्ट, थर्ड है नारायण राव और फोर्थ है माधवराव फर्स्ट। कौन सा होगा इसमें? देखिए इसमें होगा ऑप्शन डी राइट, ठीक। बालाजी विश्वनाथ का जो कार्यक्रम है काल है वो है 1713 से 1720, ठीक। बाजीराव प्रथम का है वो है 1720 से 40, और नारायण राव प्रथम का है 1772 से 73, और माधवराव फर्स्ट का क्या है 1761 से 1772, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया। ऑप्शन ए शमसुद्दीन शाह, बी है सिकंदर शाह, सी है जैनुल आबिदीन और डी है हैदर शाह। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका सी ऑप्शन जैनुल आबिदीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया। ऑप्शन ए है अजीजुद्दीन खान, बी है तालिब अमूली और सी है मुल्ला अब्दुल बाकी और डी है मिर्ज़ा मोहम्मद अली। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका ए ऑप्शन अजीजुद्दीन खान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई। ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां और डी है आपका मोहम्मद शाह। कौन सा राइट होगा इनमें चारों में? इसमें जो होगा आपका वो होगा मोहम्मद शाह, डी ऑप्शन राइट होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कवयित्री पुस्तक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है दयाबाई विनयमलिका, सहजोबाई सहज प्रकाश, और सी है गंगाबाई गणेश देव लीला, और डी है सोन कुमारी स्वर्णबेली की कविता। चलिए हम इसके टप्पा शैली के बारे में देखते हैं। तब तक ये क्या है, हिंदुस्तानी शैली है। टप्पा शैली जो है ये हिंदुस्तानी शैली है। अर्थशास्त्रीय गायन का एक रूप है। अर्थशास्त्रीय गायन का एक रूप है। ठीक है। शुरुआत कहाँ हुई है? शुरुआत उत्तर पश्चिम भारत के ऊंट एंड सवारों के लोकगीत से ठीक। देखिए दयाबाई, इसमें ऑप्शन है दयाबाई विनय मलिका, ये सही है। ठीक है। सहजोबाई सहज प्रकाश, ये भी ठीक है। ये गंगाबाई गणेश देव लीला की नहीं है। किसकी है ये? हुसैन जैदी की है ये। किसकी है? हुसैन जैदी। ठीक है। और सोन कुमारी स्वर्ण बोली के कविता, ये सही है। ठीक है। तो इसमें होगा आपका सी ऑप्शन राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है बैरकपुर 29 मार्च 1857, बी है मेरठ 10 मई 1857, और सी है लखनऊ 4 जून 1857, और डी है झांसी 11 मई 1857। कौन सा राइट होगा इसमें? कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका डी ऑप्शन राइट। ठीक है। ये कब हुआ है? ये 11 मई को नहीं हुआ था, ये हुआ था आपका 29 मार्च 1857 को हुआ है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था। ऑप्शन ए है बाबा रामचंद्र ने, बी है इंद्र नारायण द्विवेदी ने, सी है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कौन सा राइट होगा इसमें? संयुक्त प्रांत किसान सभा कब हुआ है? 1918 में गठन। ठीक है। किसने किया था? वो किया था ऑप्शन बी इंद्र नारायण द्विवेदी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन ए है अखिल भारतीय मजदूर संघ, बी है यूनाइटेड पेट्रियाटिक संघ, ऑप्शन सी है अनुशीलन समिति, ऑप्शन डी है युगांतर। कौन सा राइट होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट, अनुशीलन समिति। ठीक है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्य वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन ए है 1853 का चार्टर एक्ट, और बी है 1793 का अधिनियम, ऑप्शन सी है 1909 का अधिनियम, और ऑप्शन डी है 1919 का अधिनियम। कौन सा राइट होगा इसमें?
ये होगा आपका डी ऑप्शन 1919 अधिनियम। ठीक है। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में बताना है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। सेकेंड है उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। ऑप्शन वही है, केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। देखिए उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, सही है, और उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी, ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसमें दोनों ऑप्शन राइट होंगे, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था। ऑप्शन ए है रानी भवानी रेजिमेंट, ऑप्शन बी है रानी झांसी रेजिमेंट, ऑप्शन सी है भारत माता रेजिमेंट और ऑप्शन डी है वीरांगना रेजिमेंट। कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका बी ऑप्शन रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश की क्रांति का नेता कौन था। ऑप्शन ए है हजरत महल, ऑप्शन बी है खान बहादुर खान, ऑप्शन सी है कुंवर सिंह, ऑप्शन डी है नाना साहब। उत्तर प्रदेश के बरेली में 1857 में क्रांति का नेता का नाम कौन। तो ये हैं आपके खान बहादुर खान, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालानुक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से अंतिम कौन सी अंतिम थी। ऑप्शन ए होम रूल आंदोलन, ऑप्शन बी है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन डी है मोपला विद्रोह। कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए होम रूल आंदोलन कब हुआ था, वो हुआ था 1916 में। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो ये हुआ था 1919 नवंबर 1919 में। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1913 में। और यदि बात करें मोपला विद्रोह की, ये हुआ था आपका 1921 में। ठीक, कौन सा राइट होगा आप कमेंट करिए। देखिए सबसे बाद की घटना पूछी 16, 19, 13, तो कौन सा होगा, डी ऑप्शन मोपला विद्रोह होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है मातंगिनी हाजरा, ऑप्शन बी है अरुणा आसफ अली, ऑप्शन सी है कनकलता बरुआ, ऑप्शन डी है शांति घोष। कौन सा राइट होगा इसमें। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, वो हुआ था 1942 में। ठीक, और इसमें जो ऑप्शन है ये भी थी मातंगिनी हाजरा भी थी, अरुणा आसफ अली भी थी, और कनकलता बरुआ भी थी, लेकिन शांति घोष जो थी ये नहीं थी इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है मांजरा गोदावरी, ऑप्शन बी है हेमावती कावेरी, ऑप्शन सी है मालप्रभा कृष्णा, ऑप्शन डी है प्राणहिता महानदी। कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए मांजरा किसकी है, गोदावरी की है। ठीक है, हेमावती कावेरी की, ये भी ठीक है। मालप्रभा
कृष्णा की, ये भी ठीक है। प्राणहिता ऑप्शन डी राइट होगा। प्राणहिता महानदी की नहीं है। ठीक है, ये किससे बनती है? ये जो बनती है वैनगंगा और वर्धा दोनों के मिलने से बनती है। वैनगंगा और वर्धा दोनों के मिलने से बनती है। ठीक है, और किसकी सहायक नदी है? ये है गोदावरी की सहायक नदी। गोदावरी की सहायक नदी। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसको। इस पार्ट वन का हमने 50 क्वेश्चन देखे। अब सेकंड पार्ट में लाएंगे हम 50 क्वेश्चन। ठीक है, और थर्ड पार्ट में भी हम 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक, यदि बात करें विष्णु गंगा क्वेश्चन की बात करते हैं, अलकनंदा और भागीरथी नदी में मिलती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं? ऑप्शन ए है विष्णुप्रयाग, ऑप्शन बी है कर्णप्रयाग, ऑप्शन सी है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी है देवप्रयाग। कौन सा राइट होगा? देखिए, अलकनंदा और भागीरथी जो मिलती हैं वो मिलती हैं देवप्रयाग में। देवप्रयाग। और विष्णुप्रयाग जो मिलती हैं वो कहाँ कहाँ मिलती हैं? वो धौलीगंगा और अलकनंदा, ये मिलते हैं तुम्हारे धौलीगंगा एंड अलकनंदा। और कर्णप्रयाग को देखें, कर्णप्रयाग कहाँ कहाँ मिलती हैं? अलकनंदा और कपिली। ठीक, अब यदि रुद्रप्रयाग की बात करें तो वो कहाँ कहाँ? वो मिलते हैं अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक, यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आज की वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन देखे। अगली वीडियो जल्दी हम लेकर आएंगे 50 क्वेश्चन पर। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।